हेलो नमस्कार दोस्तों। वैदिक के सूत्र सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत ही कंफर्मेटिव सूत्रास बताए थे। ये सीरीज मेरी कंटिन्यू रहने वाली है। आप इनको सूत्रास को नोट करें और कुंडलियों पर लगाएं। ऐसा मेरा बिलीव है कि ये सूत्रास कभी फेल नहीं होते। अब कभी फेल नहीं होते का मतलब ये नहीं है कि वो 100% कुंडलियों पर लग जाएंगे, पर 80 to 90% कुंडलियों पर जरूर लगेंगे। यदि आपकी किसी कुंडली पर नहीं लग रहे हैं तो आप सूत्र को फिर से एक बार समझें और लगाने की कोशिश करें। ये सूत्र जरूर लगते हैं। आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि मैं एक ऑनलाइन केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू करने वाला हूं। तो जो भी फ्रेंड्स इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, और बहुत कम दिनों में मैं केपी एस्ट्रोलॉजी सिखा दूंगा, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरा नंबर है 9013798899। उस पर वो अपना नाम और मोबाइल नंबर मेरे पास व्हाट्सएप करें तो मैं उनको रजिस्टर कर लूंगा। और रजिस्टर करने के बाद मैं उनको टाइम कन्वे कर दूंगा। जैसे ही मेरे पास 15 से 20 लोगों की स्ट्रेंथ होगी, मैं केपी एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू कर दूंगा। जिनको वैदिक वैदिक की थोड़ी सी भी नॉलेज है, वो मैं इनको बहुत आसान तरीके से आपको इसको सिखा दूंगा। क्वेश्चन अराइज होगा कि मेरे चार्जेस क्या होंगे, फी क्या होंगे, तो उसकी आप चिंता ना करें। फी आप जो भी दे देंगे वो भी एक्सेप्टेबल होगी, नहीं देंगे वो भी एक्सेप्टेबल होगी। ये मैं बिगिनिंग में ही बता रहा हूँ, इसलिए आप फी की चिंता ना करें। इट इज अप टू यू। आपका वॉलेंटरीली कंट्रीब्यूशन होगा। आप कुछ करना चाहेंगे तो भी ठीक है, नहीं करना चाहेंगे तो भी ठीक है, मगर आप सीखें जरूर, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। अब मैं आ जाता हूं आज के सूत्र पे। सूत्र नंबर मैं पहले बता चुका हूं, 10 कन्फर्मेटिव सूत्र। प्रीवियस वीडियो में मेरे पास एक दो रिक्वेस्ट आई कि मैं पूरी कुंडली लेकर बताऊं। पूरी कुंडली लेकर बताने वाले सूत्र हैं ही नहीं ये जितना आपको लगाना है मैं उतना आपको इन कुंडलियों पर लगाकर बताऊंगा। उसके अलावा कौन सा प्लेनेट कहां पर रखा हुआ है, कौन किसको एस्पेक्ट कर रहा है, इन सूत्रों पर इस बात का कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये दो प्लेनेट या उनकी लॉर्डशिप पर बेस्ड जितने भी सूत्र है मेरे, तो आप ये चिंता ना करें कि मैंने इसमें पूरी कुंडली नहीं लगाई है। आज जो मैं अब सूत्र बता रहा हूं, सबसे पहले ये है हाउसेज बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन दे गॉट एक्सचेंज। मतलब हाउस या भाव बली हो जाते हैं यदि उनके लॉर्ड्स के बीच में एक्सचेंज हो, परिवर्तन हो। इसको मैं समझाता हूं किस तरीके से। ये मैंने यहां पर एक कुंडली ली हुई है, इसमें टू साइन जो कि शुक्र का है उसके अंदर मंगल बैठा हुआ है, और वन साइन जो कि मंगल का है उसके अंदर शुक्र बैठा हुआ है। इसको हम राशि परिवर्तन या एक्सचेंज बोलते हैं कि वन साइन का स्वामी टू साइन में चला गया, टू साइन का स्वामी वन साइन में चला गया, तो ये परिवर्तन कहलाता है। अब परिवर्तन से क्या होगा, देखिए ये आप लोग लगाते होंगे। आपको किसी ने सिखाया होगा कि एक की दशा में दूसरे के रिजल्ट मिलते हैं, दूसरे की दशा में पहले के रिजल्ट मिलते हैं। जनरली लोग इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं कि एक्सचेंज है तो वीनस की दशा में मार्स के रिजल्ट मिलेंगे, मार्स की दशा में वीनस के रिजल्ट मिलेंगे। मगर मैं जो सूत्र बता रहा हूं वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। सूत्र क्या है देखिए। इन दिस केस मार्स इज इन वीनस साइन एंड वीनस इन मार्स साइन, वो आपको यहां पे नजर आ रहा है। इट्स कॉल्ड एक्सचेंज। नाउ ऑल फोर हाउसेज ऑफ मार्स एंड वीनस विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड नेटिव विल एंजॉय टर्म्स रिलेटेड टू दीज हाउसेज इन हिज ऑब्लिक हर लाइफ। अब ध्यान से समझिए, बहुत चमत्कारिक एक्सचेंज है, बहुत एक चमत्कारिक फॉर्मूला है जिसे आप लगाए तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट कितने सटीक बैठने वाले हैं। तो यहाँ पे दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इन दोनों से रिलेटेड इस कुंडली के जो भी चार भाव हैं, क्योंकि दो दो लॉर्डशिप हैं दोनों की, वो चारों भाव लाइफ भर स्ट्रॉन्ग रहेंगे और उनसे रिलेटेड उसको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे नेटिव को। तो इन चारों से रिलेटेड कौन कौन से भाव हुए, तो देखिए मार्स मंगल जो एक्सचेंज में इन्वॉल्व है उसका एक तो नवा भाव हो गया, वन साइन है, और एट साइन चौथे भाव के अंदर है। और तो इसका मतलब नवा और चौथा भाव से रिलेटेड उसको लाइफ टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे। माता पिता की सेहत बहुत अच्छी होगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, भाग्य काम करेगा, उसको हायर लर्निंग मिलेगी। इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा प्लेनेट एक्सचेंज में वो है शुक्र, वीनस।
उसकी लॉर्डशिप है, एक तो है आपके 10वें भाव की और तीसरे भाव की। तो उसको 10वें और तीसरे भाव से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 10वां भाव मतलब उसकी नेम फेम होगी, प्रोफेशन बहुत स्ट्रांग होगा। इसके अलावा तीसरे भाव का मतलब भाई बहनों का बहुत सुख मिलेगा उसको, उसके अंदर बहुत करेज होगा, साहस होगा, इस तरीके का हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। और ये थ्रू आउट लाइफ चलने वाला है। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। एक्सचेंज होता है जब एक दो राशियों के स्वामी एक दूसरे की राशियों में बैठ जाए, उसे हम एक्सचेंज बोलेंगे। जैसे मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया शुक्र और मार्स का। उस केस में क्या होगा, जिन दो प्लेनेटों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, उन दोनों प्लेनेटों के जो भी भाव हैं उस कुंडली के अंदर, जिन भी भावों का स्वामित्व है, वो भाव स्ट्रांग हो जाएंगे और उन भावों से रिलेटेड वो नेटिव थ्रू आउट लाइफ रिजल्ट को एंजॉय करेगा। यहां पे देखिए, अभी ये मैंने आगे यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन किया हुआ है। इन दिस केस 4th एंड 9th हाउस ऑफ मार्स, तो देखिए 4th हाउस मार्स का है और 9th हाउस मार्स का है। एंड 10th एंड 3rd हाउस ऑफ वीनस विल बिकम स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इनसे रिलेटेड वो रिजल्ट लाइफ टाइम एंजॉय करेगा। अब इसका एक एक्सेप्शन है जिसे ध्यान रखना, आप ध्यान से हमेशा नहीं लगा देना है। सैटर्न और सन के केस में ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज में एक्सेप्शन है। तो वन एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल, एक्सचेंज ऑफ सन एंड सैटर्न डज नॉट पे एनीथिंग एंड दे गिव एडवर्स रिजल्ट। जैसे यहां पे मैंने रखा है, देखिए 5 साइन सन का है, 11 साइन सैटर्न का है। यदि सैटर्न को मैं यहां बिठा देता हूं और सन को मैं यहां बिठा देता हूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं, यदि इन दोनों के बीच में यदि एक्सचेंज है, तो उससे रिलेटेड खराब या बहुत ही बेकार रिजल्ट मिलने वाले हैं। इस एक्सचेंज से वो दोनों भाव कमजोर हो जाएंगे। तो सूत्र नंबर 11 को मैं एंड में रिपीट करता हूं शॉर्ट फॉर्म में, कि यदि दो ग्रहों के बीच में जब भी राशि परिवर्तन होता है, तो उन ग्रहों के जो भी स्वामित्व वाले भाव हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं और उनसे रिलेटेड नेटिव को थ्रू आउट लाइफ बहुत एक्सीलेंट या बहुत शानदार, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मगर यह रूल तब नहीं लगता जब वो एक्सचेंज सूर्य और शनि के बीच में हो। जब सूर्य और शनि के बीच में एक्सचेंज होगा तो उन दोनों भावों के या उनकी लॉर्डशिप से रिलेटेड भावों के रिजल्ट खराब मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सूत्र पर। वेरी न्यू कंसेप्ट है। अब डेबिलिटेड प्लैनेट जब होता है, नीच का जब ग्रह होता है, तो नीच के ग्रह के बारे में हम कहते हैं कि नीच के ग्रह के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। मगर मैं यहां पर क्या नया बता रहा हूं, अभी ध्यान रखना। ये कहना कि नीच के ग्रह के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, ये पूरी तरीके से सही स्टेटमेंट नहीं है। और मैं बल्कि ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट ही सही नहीं है कि नीच के ग्रह के सही रिजल्ट नहीं मिलते। इसको हम क्या सोचते हैं कि नीच के ग्रह की दशा आ गई तो वो पूरी दशा में आपको खराब करके रखेगी, ऐसा नहीं है। नीच के ग्रह का जो सूत्र है उसे आप ध्यान से सुने और उसी तरीके से अप्लाई करें। नीच के ग्रह की दशा सडन खराब रिजल्ट देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा उसकी दशा चल रही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और एकदम से आपकी किस्मत बदल जाएगी, बहुत बेकार रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो नीच के ग्रह की दशा की दो पार्ट आपको ध्यान रखेंगे। एक तो सडननेस रहेगी, जब भी नीच के ग्रह की दशा है तो आपको केयरफुल रहना है। जरूरी नहीं आपको खराब रिजल्ट मिल रहे हो, उस टाइम ठीक मिल रहे हैं, मगर आप ये सोच के रखिए कि किसी भी दिन खराब हो सकते हैं रिजल्ट, अचानक ही खराब होंगे और खराब ही रिजल्ट मिलेंगे, ध्यान रखना है। तो नीच के ग्रह की दशा को ये बिल्कुल मानकर ना चलें, जो कि ज्यादातर लोग मानते हैं। जैसा मैंने सुना है, जहां भी पढ़ा है, वो यही बताते हैं कि नीच के ग्रह की दशा खराब जाती है। तो मैं इसमें इस स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाइड वे में बोल रहा हूं कि नीच के ग्रह की दशा में सडनली खराब रिजल्ट मिलेंगे, ना कि वो पूरी दशा खराब जाएगी। इसलिए नीच के ग्रह की दशा को अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा किस लिए नहीं माना जाता? कि उसकी दशा सडनली खराब होगी, ना कि पूरी दशा खराब है। अब मैं आपको एक सूत्र और बता रहा हूं जो कि वक्री ग्रहों से रिलेटेड बता रहा हूं। अधिकतर लोग परेशान होते हैं वक्री ग्रहों को पहचानने में, वक्री ग्रह कैसे रिजल्ट देंगे। अब जिस टीचर से पढ़ेंगे वो अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट करता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, सबने अपने अपने रूल बना रखे हैं। मगर मैं आपको एक बहुत रिसर्च बेस्ड, एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर का सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। ए रेट्रोग्रेड प्लैनेट बिकम्स टू स्ट्रॉन्ग एंड इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग पावरफुल रिजल्ट। सेंटेंस का मतलब है वक्री ग्रह सख्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग या बली हो जाता है और बहुत ही
स्ट्रॉन्ग या पावरफुल रिजल्ट देने की उसके अंदर क्षमता होती है। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट के बारे में पहली चीज तो ये जानिए, वो सख्त होता है, पावरफुल होता है। रेट्रोग्रेड प्लेनेट को ये मानकर चलें। उसके अंदर एक्स्ट्रा पावर होती है, लड़ने की एक्स्ट्रा ताकत होती है। वो बहुत पिछड़ने के बाद भी बहुत आगे आने की ताकत होती है और वो आगे आ जाता है, ऐसा आप समझेंगे। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट के लिए आपके माइंड में क्या समझेंगे? जैसे ही रेट्रोगेशन देखा आप सोचोगे ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है और ये बहुत ही पावरफुल रिजल्ट दे सकता है। सकता है वर्ड बोल रहा हूं, देगा अभी नहीं बोला है मैंने। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट को आप क्या समझेंगे? अब आप ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए, जो भी आपका कंसेप्ट है उसे वाइप कर दीजिए, साफ कर दीजिए माइंड से, और ये बिठाइए कि वक्री ग्रह बहुत ही मजबूत होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग या पावरफुल रिजल्ट वो दे सकता है वर्ड बोल रहा हूं। अब कब देगा? ध्यान से सुनिए। इफ ए प्लेनेट इज वेल प्लेस्ड it will play constructive role and if bad placed it will play destructive role। मैंने देखिएगा रेट्रोग्रेड प्लेनेट बहुत ही स्ट्रांग होता है और पावरफुल रिजल्ट देता है। यहां कहीं भी नहीं कहा मैंने कि वो अच्छे देता है या बुरे देता है। रिजल्ट जो देगा वो एक्सट्रीम लेवल के होंगे। अच्छे देगा तो भी एक्सट्रीम लेवल के देगा, बुरे देगा तो भी एक्सट्रीम लेवल के देगा। तो ये रेट्रोग्रेड प्लेनेट बहुत स्ट्रांग होता है, बली होता है और उसके रिजल्ट बहुत एक्सट्रीम लेवल के होते हैं, पावरफुल होते हैं। अब मगर यदि वो आपकी कुंडली में चार्ट में अच्छी जगह पर है, वेल प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड कौन से होते हैं? केंद्र और त्रिकोण में रखा हुआ है, तो वो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेगा, आपकी जिंदगी बनाने में आपकी मदद करेगा। और यदि वो बैड प्लेस्ड है, जैसे 6 8 12 में भी है, आप यदि लॉन्जिविटी आयु पढ़ते हो तो जो आपके शुभ ग्रह हैं वो भी यदि 6 8 12 में वक्री हो जाए तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, बाल अरिष्ट योग बनाते हैं। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो पावरफुल रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं। पावरफुल का मतलब अच्छा और बुरा नहीं होता। अब यदि वो कुंडली में अच्छे स्थानों पर हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेंगे, मतलब आपकी जिंदगी बनाने में मदद करेंगे या अच्छे रिजल्ट देंगे। और वो यदि खराब स्थानों पर प्लेस्ड है, बैड प्लेस्ड है, तो वो खराब रिजल्ट देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। वेल प्लेस्ड का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में। केंद्र और त्रिकोण स्थानों को अच्छा मानते हैं, दूसरे और 11वें भाव को भी बुरा नहीं मानते, मगर 3 6 8 और 12वें भाव को हम खराब मानते हैं। तो इन भावों में रखा हुआ है तो वो आपको बैड रिजल्ट देगा, डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेगा, आपकी लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जबकि वो गुड प्लेस्ड है, अच्छा प्लेस्ड है, तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। रीजन क्या है? कारण भी समझते हैं। देखिए क्या है, जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो अर्थ के सबसे नजदीक आकर रेट्रोग्रेड होता है। 2 तरीके के प्लेनेट है, एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है। इंटीरियर उन्हें बोलते हैं जो हमारे और सूर्य के बीच में है, अर्थ और सूर्य के बीच में वो इंटीरियर प्लेनेट हो गए, और जो बाहर हैं वो आपके एक्सटीरियर प्लेनेट हैं। तो वो जो भी प्लेनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो वो रेट्रोग्रेड होने पे वो आपका अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, तो उसकी जो रेज हैं या रेडिएशन हैं वो अर्थ पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी से आकर गिरती हैं जब वो रेट्रोग्रेड होता है। तो इंटेंसिटी रेडिएशन की सबसे ज्यादा होती है, तो अर्थ पर रहने वाले जीव या प्राणियों के ऊपर उनका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो चीज आपके नजदीक होगी उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे आपने एक बल्ब जला रखा है और बल्ब की रोशनी तो बहुत दूर से आपके पास आएगी, मगर बल्ब वो आपके जितने ज्यादा नजदीक होगा उतनी ही उसकी लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी। इसी तरीके से रेट्रोग्रेड प्लेनेट, जब भी रेट्रोगेशन में कोई प्लेनेट आता है तो अर्थ के सबसे क्लोज होता है, इसलिए अर्थ पर रहने वाले लोगों पर उसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है, और वह असर अच्छा भी ज्यादा पड़ेगा, और यदि वो बुरा रिजल्ट देने वाला है तो बुरा भी ज्यादा पड़ेगा। अच्छे रिजल्ट कब देगा? जब वो वेल प्लेस्ड है, अच्छे भावों के अंदर रखा हुआ है। और बुरे रिजल्ट कब देगा? जब वो बैड प्लेस्ड है, बुरे भावों के अंदर रखा हुआ है। आई होप रेट्रोग्रेड प्लेनेट में इससे ज्यादा आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये आपका कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउ विल बी द रिजल्ट ऑफ रेट्रोग्रेड प्लेनेट। देखिए यहां पे समझे जरा। इफ ए प्लेनेट इज एक्सोल्टेड और इन इट्स ओन साइन एंड वेल प्लेस्ड, 3 चीजें होगी। एक्सोल्टेड हो गया, उच्च का, अपनी ही राशि में हो गया, और वेल प्लेस्ड हो गया। इट विल गिव कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट एट द सेम टाइम।
इट इज रेट्रो, मतलब वो एक्सोल्टेड भी है, अपने साइन में भी है और वेल प्लेस्ड है, तो अच्छे रिजल्ट देगा। हमें मालूम ही है, हम देखते हैं कि कोई भी प्लेनेट यदि उच्च का है तो अच्छे रिजल्ट देगा अपने अपनी राशि में, और यदि केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो बेटर रिजल्ट उसने देने ही है। मगर अब वो रेट्रो भी हो गया तो अब ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। मतलब एक्सोल्टेड है, आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि रेट्रोगेट एक्सोल्टेड डेबिलिटेड की तरह बिहेव करता है, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। यदि कोई भी प्लेनेट एक्सोल्टेड है, ओन साइड में है, और वो केंद्र त्रिकोण या दूसरे और 11वें भाव में है, तो वो नेचुरली अच्छे रिजल्ट देता ही है। मगर वो रेट्रोग्रेड भी हो गया तो वो और भी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट देगा। अब देखिए, इसको दूसरे वे में लेता हूं। एक प्लेनेट यदि डेबिलिटेटेड है, वो आपके शत्रु राशि में है और वो खराब जगह पर बैठा हुआ है, बैड प्लेस्ड है, तो वो आपके खराब रिजल्ट देता है, नेचुरली खराब देता है वो। अब आपने उसको रेट्रो कर दिया तो वो रिजल्ट और खराब हो जाएंगे, उसके रिजल्ट और खराब हो जाएंगे, ध्यान रखना है। तो देखिए कितना सिंपल है कि रेट्रो प्लेनेट उसकी ताकत को बढ़ा देता है, ऐसे समझ लें आप। अब जो अच्छे रिजल्ट देने वाला है तो अच्छी ताकत बढ़ेगी तो वो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा, और जिसने खराब देने हैं उसकी और खराब ताकत बढ़ेगी तो वो और खराब रिजल्ट देगा। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। अब यहां पे एक रूल है, बट इफ इट इज इन एक्सचेंज विद अदर प्लेनेट देन फर्स्ट इट विल गिव कंस्ट्रक्टिव एंड देन डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट। यदि एक रेट्रोग्रेड प्लेनेट डेबिलिटेटेड है, नीच का है, इस सूत्र को जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। रेट्रोग्रेड भी है और वो नीच का हो गया, जैसे मंगल कैंसर राशि में जाकर बैठ गया, मगर वो रेट्रोगेट है, तो वो खराब रिजल्ट उसने देने हैं क्योंकि वो डेबिलिटेटेड हो गया और उसका भाव भी खराब है, तो और भी खराब रिजल्ट उसने देने हैं। मगर वो किसी और ग्रह के साथ एक्सचेंज में है। और ग्रह के साथ एक्सचेंज में कैसे हो सकता है मंगल, कि मंगल यदि 4 साइन में है, वो आपकी चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा मंगल की राशि में आ जाए, 1 साइन में आ जाए, तो दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया, तो ये इनिशियली खराब रिजल्ट नहीं देगा, बाद में जाके वो खराब रिजल्ट देगा। सो इन फर्स्ट इट विल गिव कंस्ट्रक्टिव एंड देन डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट। अब मैं इसको ब्रीफ करूंगा जैसे मैं सभी सूत्र इसको करता हूं। रेट्रोग्रेड प्लेनेट बली होते हैं, ये ध्यान रखना है, और वो पावरफुल टाइप के रिजल्ट देते हैं। अब कोई ग्रह अच्छी स्थिति में एक्सोल्टेड मित्र साइन में और वेल प्लेस्ड है तो वो वैसे भी अच्छे रिजल्ट देता है, मगर वो रेट्रोग्रेड हो गया तो और भी बेहतर रिजल्ट देगा। बस इतना सिंपल रूल है। हमें मालूम है कि डेबिलिटेड प्लेनेट अच्छे रिजल्ट नहीं देते, जो प्लेनेट खराब भाव में है वो भी अच्छे रिजल्ट नहीं देते। अब ऐसा ही प्लेनेट यदि रेट्रोग्रेड हो जाए तो वो अपने खराब रिजल्ट और भी ज्यादा बढ़ा देगा और ज्यादा खराब रिजल्ट देगा। तो रेट्रोग्रेशन का मतलब बली हो जाना, जैसे भी रिजल्ट दे रहा है वैसे ही देगा, मगर वो एक्सट्रीम लेवल पर देगा, ऐसा हम समझेंगे। मगर एक रेट्रोग्रेड प्लेनेट यदि डेबिलिटेटेड होकर यदि अपना एक्सचेंज कर ले किसी के साथ राशि परिवर्तन, तो इनिशियल स्टेज पर वो उतने खराब रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट देगा, मगर लेटर स्टेज पर वो खराब रिजल्ट देगा। तो ये रेट्रोग्रेड सूत्र हैं जिनकी मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट थी, तो ये सूत्र आज मैंने यहाँ पर बिल्कुल उनको सब जगह से कलेक्ट करके जो इसका एसेंस है वो मैंने आपको बताया है, ब्रीफ मैंने आपको बताया है, सब कुछ इसका जो भी है रेट्रोग्रेड प्लेनेट में। इसके अलावा आपको और कुछ सीखने की नीड नहीं है जब भी आप इसके रिजल्ट देखेंगे। अब हम बात करेंगे सूत्र नंबर 14 की। अस्त ग्रहों के बारे में आप सब जानते हो और इंटरप्रेट करने में 1 सेकंड भी नहीं लगोगे। कुंडली के अंदर अस्त देखा, बस ये खराब हो गया, ये कोई रिजल्ट नहीं देगा, बेकार हो गया, ये सबका कंक्लूजन होता है नॉर्मली। उसके बियॉन्ड हम सोचने की जरूरत ही नहीं महसूस करते कि अस्त हुआ है। तो देखिए, अस्त के बारे में पहली बात तो यह है कि अस्त वो कितना क्लोज हुआ है इस बात पर भी रिजल्ट डिपेंड करते हैं। वीक हो जाता है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, जो भी प्लेनेट अस्त होगा वो वीक हो जाएगा, मगर वो वीक कितना होगा। एक आदमी को एक दिन बुखार रहा 99 और 100 डिग्री, वीकनेस तो उसे रहेगी, मगर एक आदमी को 4 दिन 104 डिग्री बुखार रहा तो उसकी वीकनेस कितनी ज्यादा होगी। 4 दिन के बाद जब वो उठेगा तो उससे चला फिरा भी नहीं जाएगा। जबकि एक आदमी 1-2 दिन यदि उसको 100 डिग्री फीवर है तो 3rd डे वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो अस्त कितना क्लोज डिग्री है उतना ज्यादा वीक होगा, और जितना ज्यादा गैप है उतना ही कम वीक होगा, ये ध्यान रखना है। तो अस्त होते टाइम आप डिग्रियों को जरूर चेक करें। जितना ज्यादा डिग्री डिफरेंस होगा उतना ही आपका उसकी वीकनेस या कमजोरी कम होगी। मगर मैं यहाँ पे जो सूत्र बता रहा हूं वो इससे बिल्कुल अलग है। ये बात भी सही है कि यदि वो अस्त हो रहा है और सूर्य से पीछे है, ये ध्यान रखना, आगे है या पीछे है ये आप जरूर देखें।
यदि वो सूर्य से आगे है तो उतना वीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सूर्य से दूर जा रहा है। मगर वो सूर्य की तरफ आ रहा है, बियॉन्ड द सन है, तो उसे ज्यादा वीक माना जाएगा, क्योंकि वो समय के साथ और भी ज्यादा अस्त होगा, और भी ज्यादा वीक होगा। तो जब भी अस्त ग्रहों से रिलेटेड रिजल्ट को इंटरप्रेट करें, आज ही से आदत डालिए इस चीज की। आपने जैसे ही देखा कि ये ग्रह अस्त है, तो आप सबसे पहले देखें कि वो सूर्य से ज्यादा डिग्री पे है या कम डिग्री पे है, और कम डिग्री पे है तो वो आपका ज्यादा वीक होगा, और उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी होंगे। यहाँ पर मैंने खराब रिजल्ट वर्ड नहीं लिखा है, ना ही आपको इसके खराब रिजल्ट इंटरप्रेट करने हैं। आप कहेंगे कि बहुत सामान्य रिजल्ट देगा, मगर वो बहुत खराब रिजल्ट देगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है। कंबस्ट प्लैनेट बहुत ऑर्डिनरी रिजल्ट देते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सूत्र पे, सूत्र नंबर 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त सूत्र है। यूजुअली मैंने देखा है कि हम ये सूत्र नहीं लगाते। आप इस सूत्र को जरूर लगाकर चेक करें। ये सभी सूत्र वेरीफाइड हैं और ये सभी कुंडलियों पर लगते हैं। ये बात अलग है कि हम उसको सही तरीके से नहीं लगा रहे होंगे, तब नहीं लगेगा, मगर इनका कोई एक्सेप्शन आपको हार्डली मिलेगा। कई लोगों के कमेंट आएंगे, नहीं जी मेरी कुंडली पर नहीं मिल रहा है, मगर आप सूत्रों को जरा ध्यान से देखें। हो सकता है आज नहीं लग रहा है, आपकी कुंडली पर बाद में लग जाए। हो सकता है पीछे कभी लगा हो, आप इवेंट को भूल चुके हो, पर ये सूत्र लगेंगे जरूर, आप ये पक्का मान लीजिए। इनके फेल होने के नहीं के बराबर चांसेस हैं। कह रहा है इफ ए प्लेनेट इज इन एक्सोल्टेशन एंड इज एसोसिएटेड विद सैटर्न, उच्च का ग्रह शनि के साथ एसोसिएटेड हो जाए या शनि उसे देख ले, तो देन दिस प्लेनेट विल एक्ट एज ए डेबिलिटेटेड, नीच के ग्रह की तरह काम करेगा। नॉट ओनली फॉर दैट हाउस विच इज ऑक्यूपाइड बाई इट, बट इवन फॉर इट्स ओन हाउस और हाउसेस। देखिए कितना खतरनाक सूत्र है। आप इस तो उच्च का ग्रह देख लेते हो, उसका उच्च का मानकर मैं भी देख लेता हूं, और उच्च का मानकर भाई ये तो उच्च का है, इसकी तो दशा आ गई, ये तो बड़ी अच्छी जाएगी। सुनते होगी ये तो मेरा योग कारक था, इतना उच्च का ग्रह था, सभी ज्योतिषियों ने तो मुझे बताया कि ये तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, मगर इस प्लेनेट की दशा में तो मेरी लाइफ बर्बाद होगी। इस तरीके के ये कॉमन हम सुनते हैं फ्रेजेस लोगों से जो भी आते हैं हमारे पास, या जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी बताते हैं कि ये तो दशा हम जैसे इंटरप्रेट कर रहे थे वैसी तो दशा आई नहीं, अपनी कुंडलियों पर लगाते हैं। पर हम इन चीजों को तो देखते ही नहीं है। नॉर्मल उच्च नीच से काम नहीं चलता। इन सूत्रों को आपने एक कॉपी बनानी है और इन्हें अप्लाई करना है, तभी आप एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे। प्लेनेट एक्सोल्टेशन में है और वो शनि से कैसे भी लिंक हो जाए, या शनि उसके साथ बैठ जाए या उसे देख ले, तो ये नीच का हो जाएगा। और वो जिस भाव में बैठा है वो भी बर्बाद आपका, और जिन भावों का वो लॉर्ड है वो भी बर्बाद हो जाएगा। मगर इसमें एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, क्योंकि सिंस द प्लेनेट इज ओरिजिनली एक्सोल्टेड इट विल गिव रिजल्ट ऑफ इट्स एक्सोल्टेशन ऑल्सो, बट इन सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ ऑफ प्लेनेट। अब मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं आपके सामने कि कोई भी उच्च का ग्रह है, यदि उसे शनि उसके साथ बैठ जाए या उसे एस्पेक्ट कर ले तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से, तो वो प्लेनेट जिस भाव में बैठा है वो भाव और वो प्लेनेट जिन भावों का स्वामी है वो तीनों ही भाव उसके बर्बाद हो जाएंगे। अब बर्बाद वर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो सकता है, मतलब उससे रिलेटेड उसको परेशानी आएंगी, आप ऐसा कह सकते हो यदि माइल्ड वर्ड चाहते हो तो। मगर क्योंकि वो प्लेनेट उच्च का है तो वो लाइफ के दूसरे हाफ में, हम जिंदगी को यदि दो हाफ में डिवाइड कर लेंगे, एक आदमी की लाइफ यदि 70 साल है तो पहले 35 साल तक उसको उससे रिलेटेड रिजल्ट बहुत खराब मिलेंगे, मगर नेक्स्ट 35 ईयर तक उसको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। आप कुंडली पर इसको लगा के देखें, जरूर आपको फिट बैठेगा। यहां पर देखिए, आप यहां पे देखिए जुपिटर एक्सोल्टेड है, 4 साइन में एक्सोल्टेड है और उसके साथ सैटर्न आकर बैठ गया है। इन दिस केस जुपिटर इज इन एक्सोल्टेशन एंड एसोसिएटेड विद द सैटर्न, तो इट विल गिव बैड रिजल्ट। किस किस के रिजल्ट बैड देगा जुपिटर? देखिए 11वें भाव में बैठा हुआ है, उसके खराब रिजल्ट आएंगे। और ये आपका चौथे भाव में 9 साइन होगा, उसका लॉर्ड है, उसके खराब रिजल्ट आएंगे। और 7वें भाव में 12 साइन है तो उसके भी खराब रिजल्ट देगा। तो जब भी कोई एक्सोल्टेड प्लैनेट शनि के साथ आ जाए या शनि उसे देख ले, तो वो जिस भाव में बैठा है उससे रिलेटेड खराब रिजल्ट मिलेंगे उसको। जिन भावों का वो स्वामी है उससे रिलेटेड खराब रिजल्ट मिलेंगे इन फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ, सेकेंड हाफ में नहीं मिलेंगे।
सेकंड हाफ में वापस से उन भावों से रिलेटेड उसको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, जो भी चीज उसने परेशानियां उठाई हैं उन परेशानियों की भरपाई हो जाएगी, ऐसा मान के चलेंगे। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इट विल गिव बैड रिजल्ट इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर, पहले 2 क्वार्टर का मतलब आधी जिंदगी। लाइफ एंड गुड रिजल्ट इन थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर, मतलब 70 ईयर की जिंदगी है तो 35 ईयर तक उसको खराब रिजल्ट मिलेंगे और 35 to 70 अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेम विल बी द रिजल्ट व्हेन जुपिटर वाज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, यहां पर यदि जुपिटर को सैटर्न एस्पेक्ट कर लेता तभी भी यही रिजल्ट मिलते हैं। इट विल फर्स्ट टेक अवे ऑल द फैसिलिटीज, पूरी जिंदगी में जो भी उन भावों से रिलेटेड फैसिलिटी उसके पास होंगी नहीं, वो हमेशा उन की परेशानियों से जूझता रहेगा, बीमारियों से जूझता रहेगा, कमी से जूझता रहेगा, रिलेटेड टू कौन कौन से भाव, फोर्थ एंड सेवेंथ हाउस इन फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ, एंड देन सब्सिक्वेंटली विल गिव बैक एवरीथिंग इन सेकंड हाफ ऑफ लाइफ, उसको वापस से वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहां पर क्या होगा देखिए, इस केस में नेटिव में सफर, फोर्थ हाउस सफर कर रहा है, सेवन सफर कर रहा है, तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है, मदर से दूर जा सकता है, वो सेवेंथ हाउस इन्वॉल्व है तो वाइफ से उसकी लड़ाई हो सकती है, उसको प्रॉपर्टी में लॉसेस हो सकते हैं, सेवेंथ हाउस है इसलिए बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं अप टू हाफ ऑफ द लाइफ। सपोज मैं लाइफ को 90 ईयर मानूं तो 45 ईयर तक ये दिक्कतें आएंगी और उसके बाद वो सारी चीजें उसे वापस मिल जाएंगी। 11वें भाव से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगी तो उसे बिजनेस में भी लॉस होगा, उसका बड़े ब्रदर और सिस्टर से नहीं निभेगी और सोशल सर्कल में भी उसके डिस्प्यूट्स होंगे। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो ये मैंने डिस्कस किया सूत्र नंबर ये 15 ही है एक्चुअली, यहाँ पर ये 16 मैंने गलत लिख दिया है, उसी सूत्र को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो फिर से मैं समझा देता हूँ इस सूत्र को ब्रीफ में। कोई भी प्लेनेट जब एक्सोल्टेशन में हो, उसे यदि शनि देख रहा हो या शनि उसके साथ आकर बैठ जाए, तो उस प्लेनेट वो जिस भाव में है और जिन भी भावों का स्वामी है उससे रिलेटेड उसको हाफ ऑफ द जिंदगी, आधी जिंदगी में परेशानियां होंगी, कमी होगी, वो चीजें लूज कर जाएगा वो। मगर हाफ लाइफ के बाद क्योंकि वो प्लेनेट एक्सोल्टेड है तो उसकी जितनी भी लाइफ है उसके नेक्स्ट हाफ पार्ट में उन्हें वो सारी चीजें वापस से मिल जाएंगी। जैसे पहले आप में यदि फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिक्कत होगी, किराए के मकान में रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा। मगर जैसे ही उसकी आधी जिंदगी क्रॉस होगी उसको मकान से रिलेटेड सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। इस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे। तो दोस्तों इन सभी सूत्रस को आप अपनी कुंडलियों में, आपके पास जो लोग आते हैं उनकी कुंडलियों में लगाएं और इस पर वर्क करें। इन्हें रूल आउट ना करें कि नहीं मेरी कुंडली पर नहीं लग रहे। आप किसी एक कुंडली पर कोई भी सूत्रा लगाओगे वो नहीं लग रहे तो उन्हें रूल आउट ना करें। हो सकता है आप ठीक से ना लगा रहे हैं क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल भी होनी चाहिए। हो सकता है आपकी कुंडली पर फुलफिल नहीं हो रही हो कि एक्सोल्टेड प्लैनेट को सटन देख रहा होगा, ऐसा हर एक की कुंडली में तो होता नहीं है। आप लगाएं, ये जरूर सूत्र है, कंफर्मेटिव सूत्र है और मैं जो भी वीडियोस लेकर आता हूं वो क्लासिक्स के बेस पर हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की बुक्स के अंदर अवेलेबल है, वहीं से मैं ये लेकर आता हूं और उसके बाद मैं उन्हें कुछ कुंडलियों पर लगाए बगैर मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाता। तो आप देखें, इन सूत्रों को लगाएं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपके कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव सजेशंस का ऑलवेज वेलकम है। यदि आप नेगेटिव सजेशन देना चाहें तो वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। मुझे एज ए इंडिविजुअल क्रिटिसाइज करने का कोई यूज नहीं है, मेरे अंदर 1000 कमी है, मैं खुद एक्सेप्ट कर लेता हूं, इसलिए आपको वो कमेंट में डालने की जरूरत नहीं है। मगर मेरा यहाँ पे पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी को के एक्चुअली गूढ़ रहस्यों को आप तक पहुंचाना है। क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मगर आप यदि प्रेडिक्शन नहीं दे पा रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि हम उसकी जो निटी ग्रिटीज या उसके गूढ़ रहस्यों से की नॉलेज ही नहीं है, तो हम कैसे उनको प्रेडिक्ट कर पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप अभी इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज लंबी आने वाली है और इसमें मैं ऐसे ही सूत्र लेकर आऊंगा जो आपको बिल्कुल नए लगेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।